पंडित जयकिशन महाराज जी, प्रणाम। जी खुश रहो। तो बहुत ही खुशी हुआ कि आपका टाइम मिला लॉकडाउन में, जब सब कुछ इधर उधर प्रॉब्लम चल रहा है, पर मेरे ख्याल से हम कलाकार अपने कला में तो जुड़े हुए ही है, और उसके साथ साथ आपस में बातचीत करना और फिर कोई दिशा खोजने का जो प्रयास हम कर सकते हैं, ये शायद हमारे लिए लॉकडाउन का गुड इफेक्ट है। तो भैया, आपसे आपके बारे में और क्या बताऊं मैं। आपका परिचय, आप खुद आपका परिचय है, और एक कलाकार, एक डांसर के नाते आपको सारे दुनिया में सब कोई जानते हैं। एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा परफॉर्मर थे आप। मैं जितना भी आपका देखा और जिसने भी आपका परफॉर्मेंस देखे थे, सबका आंखों में वो एकदम बसा हुआ है। और साथ साथ आप इतने सारे स्टूडेंट्स को तैयार किए हैं, इतने अच्छे अच्छे कोरियोग्राफी किए हैं, वो हम सबको अभी भी सब देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इतना अच्छा म्यूजिक। मैं भी एक मौलिदी के लिए आपने एक काम किए थे, तो उसमें मुझे भी मौका मिला था तो करने के लिए चतुरंग, एक चतुरंग आप कंपोज किए थे, वो बहुत पहले की बात है। हाँ, मुझे याद है, बहुत पहले की बात है ये। हाँ हाँ, तो हमें पता है। पर आज जैसे मेरा ये जो शो है, इसमें मैं जो आने वाली पीढ़ियां है उनके लिए और सबके लिए कि एक कलाकार कैसे बनता है, खास करके एक मेल डांसर, क्योंकि डांस ऐसे एक विषय है जिसको हम नेचुरली सोचते हैं कि ये लड़कियां लोग करते हैं, इसलिए महाराज जी भी इसके ब्लेसिंग दिए हैं इसके ऊपर। तो बट एक लड़का और कलाकार, उनका साधना और उसके साथ साथ जीवन बिताना, इन दोनों का जो बैलेंस, संतुलन जो है, वो जानने के लिए आप आज मेरे साथ है, आपने टाइम दिया है। तो मेरे तरफ से प्रणाम और सादर आमंत्रण इस शो में। सबसे पहले तो संदीप, मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम्हारे जरिए मैं तुमसे मैं बात कर रहा हूँ। और तुम कलकत्ते में हो, मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन ये आज ऐसा माध्यम बन गया है कि हम बहुत नजदीक आ गए हैं। और मेरी बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। जिस लगन से तुम काम कर रहे हो इस कथक फील्ड के अंदर में, और गुरु के प्रति तुम्हारी जो भावना है, वो वाकई एक शास्त्रीय जो संगीत या नृत्य की परंपरा हमारी चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा, वो तुम्हारे अंदर में इतना भरपूर है। और यही चीज मेरे ख्याल से आज के हर शागिर्दों के अंदर में, हर शिष्य शिष्याओं के अंदर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हमारी ये शास्त्रीय नृत्य और संगीत जो है, ये कभी भी हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते अगर ये भावना आपके अंदर में नहीं आई। मैं कहता हूँ, भक्ति, शक्ति और युक्ति, ये तीन माध्यम ऐसे हैं जिससे आप इस चीज को संपूर्ण रूप से अच्छे ढंग से उसको प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति, आपके गुरु के प्रति भक्ति, आपके नृत्य के प्रति भक्ति। शक्ति, आपका रियाज, आपका मनन, आपका चिंतन। और युक्ति, उस चीज को अपने दिमाग में बैठा करके उसके नए नए तरीके से उसको प्रयोग करते रहना। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बिल्कुल समझ लीजिए इसको कि ये उन्हीं का आकार है, भक्ति, शक्ति और युक्ति। कि इसको अगर आपने अपने जीवन के अंदर में ढाल लिया, पहचान लिया, तो आप सही मार्ग पे जा सकते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े से उत्तेजना में आकर के, जल्दीबाजी में आकर के, और उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, बस वो सोचते हैं कि आज हम खड़े होकर के डांस सीख रहे हो, कल हम स्टेज पे खड़े होकर नाच देंगे और ऐसा कुछ हो जाएगा। उससे उस चीज की मैं समझता हूँ कि शायद वो बहुत ही ईमानदारी की बात नहीं है। तो वो तो हर कलाकार के लिए, चाहे वो मतलब मेल हो या फीमेल हो, ये हर कलाकार के, कोई भी हर कलाकार के लिए ये बात तो बिल्कुल मानना ही पड़ता है। तो रही बात मेरी, तो
ये तो पता ही है कि मैं अपने लखनऊ घराना जो कालका बिंदादीन घराने के नाम से प्रचलित है, और आज पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों के यहाँ यही काम कथक कथा वाचन करना यही चला आ रहा है। और हमारे पिताजी, हमारे गुरु, मैं उनको पिताजी से पहले ज्यादा मैं गुरु के हैसियत से उनको मैं देखता हूँ, और आज तक मैं उनको उसी तरीके से देखता रहा हूँ। उनको हर पल को समझने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है। केवल नृत्य या संगीत की बात नहीं, उनका उठना बैठना, खाना पीना, बातचीत करना, हर जगह उनका जो कला है वो उसको प्राप्त करने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि जब तक आप अपने गुरु को, कहते हैं ना कि घोल के पी जाना, और वो तभी हो पाता है जब आप उसको सही तरीके से उनके 24 घंटे उनके इर्द गिर्द रहिए, उनके हाव भाव को समझिए, उनके सिखाने के ढंग को समझिए, उनकी सोच को समझिए, तब जाके आपके अंदर में वो संपूर्णता शायद कुछ हद तक आ जाए। पूरी तरीके से तो नहीं आ सकती, लेकिन कुछ हद तक आ सकती है। तो मैं इस खानदान का, इस पीढ़ी का मैं 8वीं पीढ़ी हूँ, और मेरी 9वीं पीढ़ी भी जो मेरा बेटा त्रिभुवन महाराज, तो वो भी इसी सिलसिले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सुंदर ढंग से बढ़ रहे हैं। वो तो हाँ, बहुत सुंदर कर रहा है, अभी तो देख रहा है। जी जी, तो वो अपने दादा जी से भी शिक्षा ले रहे हैं, और कुछ हद तक मैं भी उनको शिक्षा देने की कोशिश करता हूँ। तो इस परंपरा को इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं हम लोग। ये नाच कथक, पहले मैं बताऊं ये कथक का अर्थ क्या है, कथक नाम जो पड़ा ये क्यों पड़ा, ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे भरतनाट्यम है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, ये सब डांस फॉर्म शास्त्रीय, कथक को कथक क्यों कहा गया? तो एक बहुत सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं कि कथा वाचन, कथा कहे सो कथिक कहा है। तो कथिक मतलब होता है, कथिक एक फैमिली का नाम है जो कथा कहता है। देखिए कथक नाम जो है, जो वो पड़ा, वो क्योंकि आप देखिए क शब्द जो है वो भगवान कृष्ण को संबोधित करता है, कृष्ण क। और वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में अगर देखिए तो थ शब्द जो है वो 16वां अक्षर है। तो वैसे तो 17वां है, लेकिन क्योंकि क शब्द जो है कृष्ण को हमने आधारित किया, तो वो 16वें नंबर पे आता है थ शब्द, जो कहते हैं कला, संपूर्ण कला पूर्ण है वो। तो कथक जो है, भगवान कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, और हम उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, और उन्हीं का ही हम लोग गुणगान करते हैं। हमारे बिंदादीन महाराज जी ने 5000 से भी ज्यादा रचनाएं कृष्ण पर आधारित की, और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि एक संपूर्ण कलाकार तभी इंसान बन पाता है कि जब उसके अंदर में ये चारों विधाएं होती हैं। नृत्य के अलावा आपके अंदर में गायन, वाद्य, साहित्य, चित्रकला वगैरह जो भी आपका ये चीजें वो संपूर्ण तरीके से आपके अंदर में हो, तो कलाकार वो बन जाता है संपूर्ण रूप से। तो मैं ये समझता हूँ शुरू से ही जो है कथक जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य रहा है। जैसे सभी को पता है, मंदिरों में कथा वाचन के रूप में कहा गया है। हम लोग जो है वाराणसी और इलाहाबाद के बीच में कथकौली नाम की जगह है, किचकिला गांव, और हरिपुर, जिसको हंडिया तहसील के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग वहीं से बिलोंग करते हैं, और 989 घर कथक बिरादरी के हमारे हुआ करते थे। आज भी आप कभी उधर जाएं तो आपको पता है वहां पर कथकन, हाँ वो कथकन का तालाब एक है, कथकों का तालाब है, बड़ा मशहूर है। तो वहां पर हमारी पूरी फैमिली रही है, और नवाबों के समय पे जब हम लोगों को लखनऊ बुलाया गया, हम लोग लखनऊ आए, तो लखनऊ में आकर करके हम लोग ने, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे ठाकुर प्रसाद जी, वो वहां पर दरबार में आए, और दरबार में आकर के वहां पर एक नर्तक के रूप में वहां पर आए। और धीरे धीरे जो नाच के अंदर में जो गति, पहले तो कथा वाचन ही हुआ करता था, और पुराना कथक आप देखेंगे
तो जैसे ओकेजनली जब कृष्ण जन्माष्टमी हो रही है या रामनवमी हो रही है या शिवरात्रि का समय है, कुछ भी ओकेजन पे उनकी कथाओं को कहना और कथा के बीच में धीरे धीरे नृत्य का हल्का हल्का प्रयोग करना। जैसे अगर कृष्ण की बात, कृष्ण कृष्ण है, राधा है, हाँ, या कृष्ण ने राधा को पकड़ा, राधा ने शर्मा गई, या भगवान राम हैं, उनके साथ सीता हैं, या शिव हैं। तो छोटे छोटे जो भाव, जो मेन भाव हुआ करते थे, वही प्रधान रूप से नाचा जाता था और बीच बीच में हल्का हल्का घुंघरू पैर में बंधा रहता था और छोटे छोटे फुटवर्क हुआ करते थे और बहुत छोटी छोटी सी बंदिशें हुआ करती थी, जैसे इस टाइप की छोटी 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 बंदिशों को प्रयोग में लाया करते थे। कथा वाचन ज्यादा हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये जब डेवलप होकर के वो दरबारों में गया और वहां पर बड़े बड़े जो है फनकार लोग वहां पर रहे, तबला वादक, खावज वादक, गायक और साज बजाना, तो वहां पर ये कथक पूरा जो मतलब था, कथक नृत्य जो था ये पूरा मेल ओरिएंटेड ही था, ये नृत्य ज्यादातर। जी जी, ये तो मतलब जो लड़कियों का आना हुआ है वो दरबार से ही आना शुरू हुआ, उससे पहले लड़कियां नहीं नाचती थी, तो दरबार में ही लड़कियों का आना हुआ और वहां पर आकर के उन्होंने इसका नाच का विस्तार शुरू किया, अपना नाच सीखा। यहाँ तक कि वाजिद शाह स्वयं भी इतने अच्छे नर्तक रहे, इतने अच्छे राइटर रहे, इतने अच्छे वो कविताएं लिखते रहे। हाँ, वो तो वाजिद अली शाह, हाँ, तो उनका तो कहानी उस प्रकार से। तो अच्छा भैया, हमारी जो जी कहिए। आपका आपका परफॉर्मेंस, आपको जैसे महाराज जी के बेटे होने के नाते मेरे ख्याल से आप तो एकदम बचपन से ही डांस करते थे, पर आपने ऐसे कोई आपको याद है कि आप जब पहले परफॉर्मेंस किए थे एकदम शुरू में ग्रुप, महाराज जी के ग्रुप के साथ तो मेरे ख्याल से करते ही थे, उसी के साथ साथ जी, बाहर का कोई मतलब परफॉर्मेंस ऐसा कब से आपने शुरू किए थे? मुझे वो याद है, ये इलाहाबाद में एक फेस्टिवल होता था, रेलवे वालों का फेस्टिवल हुआ करता था, प्रयाग संगीत समिति का ऑर्गेनाइजेशन होता था और उस समय मेरी उम्र केवल मात्र 6 साल की थी। तो 6 साल की उम्र में मैं और मेरी बड़ी बहन कविता मिश्रा, जो कविता दीदी हमारी, तो उस समय मैं उनके साथ डुएट बहुत ज्यादा नाचता था उस समय, बल्कि मैं बचपन में तो बहुत शर्माता भी बहुत था, नाचने से मुझे बहुत शर्म भी आती थी, बट कविता जी के साथ मैं काफी डुएट बहुत जगह नाचा हूँ। दिल्ली का कमानी हॉल जब बना था तो कमानी हॉल की जब छत भी नहीं पड़ी थी तो सबसे पहले उस मंच पे नाचने वाले हम दोनों थे। तो सुमित्रा चंद्रम जी ने हम लोगों को कहा था कि महाराज जी से कहा, महाराज जी भाई आपसे ही शुरू होना चाहिए कमानी हॉल का उद्घाटन। तो महाराज जी ने भी कुछ करके दिखाया था और हम दोनों ने मिल करके, और वो पूरे स्टेज पे कोई लकड़ी वगैरह कुछ नहीं था, एक केवल सेंटर में एक चौकोर सी लकड़ी थी जिसपे हम दोनों बिखरे होकर के और वहां पर नाचा। तो काफी टाइम तक हम लोग नाचते रहे और बचपन से ही हम लोग जो है महाराज जी के साथ तो किसी ना किसी बहाने, बैले के बहाने में, जब बहुत छोटे छोटे हुआ करते तो कृष्णायन बैले में ग्वाल बाल बन करके हम लोग काफी नाचते रहे। और मैं महाराज जी के पास तो बहुत कम रहता था क्योंकि महाराज जी तो बहुत व्यस्त, उस समय बहुत ही ज्यादा व्यस्त हुआ करते थे, तो सिखाने का वक्त बहुत कम मिलता था उनको। लेकिन जब भी मिला, जब भी उन्होंने सिखाया तो उन्होंने वो सब गुण सिखाया, वो इतने अच्छे ढंग से सिखाया उस चीज को कि अंग का एक एक हिस्से को किस तरीके से प्रयोग में लाना है। और लखनऊ घराने की जो खास बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मन, यतो मन ततो भाव, यतो भाव ततो रसा। ये जो श्लोक बोला गया है इसका मतलब ये कि आपके जब हाथ गया तो हाथ के साथ जो दृष्टि गई और दृष्टि के साथ जो मन गया और मन के साथ जो भाव की उत्पत्ति हुई और वहां से रस का प्रभाव हुआ। तो हर एक हस्तक के अंदर में इन पांचों तत्वों का जो मिलन है वो लखनऊ घराने की बहुत खासियत है, जिसके साथ अंग के साथ मतलब हस्त के साथ अभिनय, अभिनय के साथ जो अंग का संचालन और उसके साथ उसका डोलना,
मिलना। तो ये लखनऊ घराने की बहुत ही, अक्सर लोग जो कहते हैं कि अभिनय प्रधान नृत्य, तो अभिनय प्रधान इसलिए वो नृत्य है क्योंकि हमारे नृत्य पक्ष का भी जो हिस्सा है वो नृत्य है, उसके अंदर में भी अभिनय है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टेक्निक एंड एक्सप्रेशन, बोथ। एकदम एकदम एकदम। अब हमने कहा भाई डगर चले तो देखो शाम करेगा, यहाँ तो शब्द आ गया, तो शब्द तो आपके हिसाब से भाव हो जाता है, लेकिन जहाँ शब्द नहीं है, निशब्द चीज को भी भाव में प्रकट कर देना, तो ये लखनऊ घराने की एक बहुत खासियत रही है। चाहे आपके फुटवर्क हैं, चाहे आपके बोलचाल पैर के हैं, कि ता थे तक, आ थे तक। अब ये जो चीज है कि ता थे तक, जैसे अक्सर महाराज जी हमें हम लोग कहते थे कि ये भी साहित्य के हिसाब से ता शब्द जो है वो आकाश, थई जो शब्द है वो भूतल है, और तक जहां हम खड़े हैं तो पैर का उच्चारण उसी ढंग से पड़े कि ता कहाँ पड़ेगा, थई पूरे पैर का पड़ेगा, और तक जो है उठता हुआ जाएगा। तो उस टाइप की तालीम हम लोग ने महाराज जी से प्राप्त किया है, और इसी प्रकार से हमने अपने जीवन में बहुत से एकल नृत्य, बहुत से युगल नृत्य, और महाराज जी के साथ तो हम लोग जुड़े ही रहे कि उनकी कोरियोग्राफी के अंदर में, उनके कंपोजिशंस के अंदर में, तो इस प्रकार से हम चलते रहे हैं। अच्छा, आप जैसे कि आपका तो जो जीवन धारा है, जैसे शुरू हुआ और फिर जैसे आगे बढ़ता रहा, वो तो एक अलग है, क्योंकि अलग है यूं इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और फिर बाद में आके आपको जैसे कि एक कथक केंद्र में वहाँ एक एज अ गुरु आपने ज्वाइन किए, तो वो एक अलग एक स्रोत है, एक मतलब एक सही रास्ते और बहुत संतुलन स्रोत है। पर बाकी लोग जो मतलब फ्रीलांसर के हिसाब से काम करना और अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए आपका विचार, मतलब आपका क्या मतलब एडवाइस है कि वो कब से उनका परफॉर्मेंस शुरू करे, या वो जब परफॉर्मेंस शुरू करे तो शुरू में तो उनको ऐसे सोच को लेके करना चाहिए ताकि उनको सीखने को मौका मिल रहा है, या तो उनका एक्सपीरियंस हो रहा है, स्टेज एक्सपीरियंस हो रहा है, पर उसके अलावा वो उनका जीवन बिताने के लिए भी उनको तो पैसा चाहिए। डेफिनेटली कला एक साधना है, पर एक मतलब ह्यूमन बीइंग के हिसाब से उनको तो जीना भी है। तो अगर कला को पथ बना के वो चलना चाहते हैं तो उसके लिए उनको उसके साथ साथ एक बैलेंस करना भी जरूरी है। तो कहाँ से उनको मतलब इसके बारे में आपको अगर थोड़ा सा रास्ता दिखाएंगे, जो मतलब फैमिली से नहीं है या तो जिनका फिक्स कोई इनकम नहीं है, पर वो फिर भी वो, और खास करके मेल डांसर, क्योंकि ज्यादातर सबका आज तो पूरा बराबर है, मतलब लड़का लड़की ऐसे इसमें कोई फर्क नहीं है, कलाकार कलाकार होता है। पर फिर भी हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें क्या है कि मैं तो ये मजाक नहीं, ये हकीकत है कि कोई भी ऐसे अर्निंग मतलब मेल एक नॉन अर्निंग फीमेल पार्टनर के साथ जिंदगी अच्छा से गुजर देते हैं, पर एक अर्निंग फीमेल एक नॉन अर्निंग मेल के साथ, ये एग्जाम्पल है नहीं सोसाइटी में, ये नॉर्मली होता नहीं। तो इसीलिए जो दिखता है कि अगर आप कलाकार है, अगर आप मतलब फीमेल है तो डेफिनेटली आप भी प्रोफेशनल है, आपको भी अर्निंग करना है, बट एट द सेम टाइम आप बिना अर्निंग के भी सिर्फ साधना के लिए भी पूरा कला के लिए जीवन बिता सकते हैं, अगर आप चाहे, अगर आपका मतलब सपोर्ट है फैमिली का। पर एक मेल के लिए चाहे उनका फैमिली का जितना सपोर्ट हो या ना हो, या पर उनको अर्निंग्स का एक जगह वो आके मतलब वो खड़ा हो जाता है कि जब से उनको शुरू करना है। तो इसके बारे में आपका क्या मतलब? मैं संदीप, मैं एक चीज समझता हूँ क्योंकि ये एक बहुत साधना की चीज है, और इसको पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम अर्निंग के साथ साथ हम ये भी करते रहे वो भी करते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाकी ये जरूर है क्योंकि उदर पूर्ति के लिए कुछ
कमाना जरूरी है, लेकिन उस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पहला लक्ष्य है, हमारा जो पहला ध्येय है, पहला ये है कि हम अपने कर्म को, जो हमारा काम है, हमारा जो संगीत है, हमारा जो नृत्य है, उसके ऊपर उसको बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे ढंग से उसको उसकी तालीम लेना, और तालीम लेकर के उसको मनन करना, उसका रियाज करना, और साइड बाय साइड थोड़ा मोड़ा अपने रोजमर्रा की पूर्ति के लिए आप ट्यूशंस कर लीजिए, थोड़ा सा सिखा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी भी एक जगह है, एक समय है, जब वो आपका गुरु आपको ये आदेश दे कि हाँ, कि अब तुम इस लायक हो कि अब तुम जा करके थोड़ा मोड़ा किसी को सिखा सकते हो, थोड़ा कमा सकते हो, तो आप करिए। नहीं तो मुझे लगता है कि गुरु इतना उदार होता है, इतना अच्छा, मतलब बहुत दिल हाँ, का बिल्कुल। बहुत है उनको तो भाव। हाँ, चाहत रहता है। गुरु का तो चाहत हाँ, रहता ही है कि अपना जो शिष्य है वो आगे बढ़े, पर वो कब वो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब छोड़ेंगे, उसके लिए शागिर्दों को भी थोड़ा इंतजार करना जरूरी होता है। इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि अपने थोड़ा सा कमाई के लिए, थोड़ा सा अपने रोजमर्रा की चीजों को उपलब्ध कराने के लिए, अपने लिए थोड़ा मोड़ा काम कर सकता है इंसान। इतना कर ले कि हम 2 रोटी खा लें और अपने रियाज पे मनन करें, अपने गुरु का से तालीम लें और उनसे सीखें, तो वो रहे तो अच्छा है। और जो जिनको इस सब चीजों की कोई कमी नहीं है, घर से परिपूर्ण है, अच्छे ढंग से वो जी रहे हैं, तो वो अपने उन मित्रों का जो बेचारे उस लायक नहीं है, उनको हेल्प करो भाई, उनको सहायता करो, और उनको पूरा सहयोग दो, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने काम को निभा पाए। तो ये मेरी हाँ, जरूर इच्छा रहती है और हमेशा रहता है। मैं इवन अपने शागिर्दों के साथ भी थोड़ा सा इस ढंग से ही रहता हूँ कि कभी भी किसी को कुछ जरूरत होती है तो मैं कहता हूँ कि भाई जरूरत है तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। बिल्कुल। तो ये अच्छा, जरूरी है कि मुझे लगता है कि पहले उनको अपने काम पे ध्यान रखिए, क्योंकि आज आज का मेहनत कल आपको रंगत देगी, आपको आपका अ, भविष्य उज्जवल करेगी, और आप एक दिन इस लायक हो जाएंगे कि आपको कमाई अपने कहने आप की आ जरूरत जाएगा, नहीं, खाने के लिए अपने चिंता आप नहीं ही करनी, आएगा, हाँ, चिंता नहीं करना सब चीज पड़ेगा। की अपनी आप प्राप्ति होगी। हाँ, बिल्कुल। वही, वही। क्योंकि हाँ, हाँ, लक्ष्मी हाँ, को हाँ, पाने के लिए अगर सरस्वती के द्वारा लक्ष्मी को पाना है तो सरस्वती को ही साधना है, तो बिल्कुल, लक्ष्मी क्योंकि अपने आप आ जाएगा। अपने आप आएंगे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, अभी जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो सब कुछ तो परफॉर्मेंस वगैरह सब बंद हो गया। बंद हो मतलब गए, हाँ, और सिखाना भी किसी मुश्किल से सब ऑनलाइन में मतलब मैनेज करना चाहते हैं, वो तो ठीक सही ढंग से नहीं हो रहा है, कोई भी सैटिस्फाइड नहीं है, पर फिर भी वो काम चलाना है और कुछ ज़िंदगी मतलब अटक ना जाए, वो चलता रहे, इसीलिए सब कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको क्या विचार है? ये, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा समय मिला है हम सब कलाकारों को, हम सभी विद्यार्थियों को, हम सभी कला जगत के जो लोग हैं, कि खूब अच्छी सोच बनाएं, अच्छी चीजों को सोचें, बनाएं, उसको करें, और अपना रियाज करें, और उसको परिपक्व करते जाएं अपने। तो ये मुझे लगता है, और ये थोड़ा मोड़ा फेसबुक वगैरह में या आकर के अगर आप थोड़ा नाच देते हैं, तो क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो कद्रदानों का, नजरों का भूखा है भाई। कद्रदान जब सामने होते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो नाचने का एक मजा एक अपना आता है। क्योंकि हम लोग जो लाइव नाचते हैं, म्यूजिशियंस लाइव होते हैं, ऑडियंस लाइव होती है, और जब हम नाचते हैं तो हम हमारे अंदर से वो चीजों का उत्पत्ति होती है, हम लोग उस चीज को बाहर निकाल जो पाते हैं। एनर्जी अब एक मिलता है कमरे के उसी को रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल। अब एक कमरे में सिर्फ कैमरा लगा करके हम 4 टुकड़े और रिकॉर्डिंग पे नाच दे रहे हैं, तो ठीक है, मतलब वो भी कोई बुरा नहीं है, और इस बहाने कम से कम, और ये एक तरीके का एक्सपीरियंस, आदमी अपने आप को एक्सपीरियंस करता ही है कि अपने वेशभूषा में आकर के, मेकअप के साथ में, कॉस्ट्यूम के साथ में, और वो नाच को नाच रहा है। तो अब मुझे तो लगता है कि ये भी एक बड़ा दूसरी नजर से देखिए, तो मैं तो बल्कि जब रियाज करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मैं अपने सामने अपने गुरु की छवि को रखता हूँ, और मैं
वो रियाज भी मैं अपने गुरु को समर्पित करता हूँ कि मेरा अंग सही जा रहा है, मेरा हाथ सही उठ रहा है, या मेरी तिहाई जो बनी वो सही बन रही है, या मैं जो जा रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं बंद कमरे में अकेला हूँ, नहीं क्योंकि मैं पहले मैं अपने को अकेला नहीं पाता हूँ। मैं अपने, मेरा गुरु मेरे सामने है, मैं गुरु के सामने अपने को प्रस्तुत कर रहा हूँ। वही जो तो महाराज जी इस तरीके हमेशा से कहते हैं कि अपना डांस को पहले तुम खुद प्यार करो, तब जाके लोगों को अच्छा बिल्कुल लगेगा ना। पहले खुद को प्यार बिल्कुल करना है अपना डांस के साथ, ये जो सोच एकदम है। एकदम 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 बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान अपने को ही प्यार करना भूल गया है, इसलिए अब पहचानता नहीं अपने आप को। हाँ, लेकिन जिस दिन वो अपने को पहचानने लगेगा तो वो अनुभूति आपके अंदर से खुद भी निकलेगी। हाँ वही, पर मेरे ख्याल से हर जगह ना कि वो जो मतलब संतुलन बहुत मुश्किल होता है। अपना ईगो को जानने का नहीं है, अपना नहीं नहीं अपने नहीं, द्वारा जो कला हो रहा है उस कला को जानना एकदम है एकदम एकदम बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कि वो तो जरूरी होता है। अच्छा, तो बिल्कुल। जैसे कि अब आपको मतलब इससे निकालने का क्या आप सोच रहे हैं? तो डेफिनेटली तो अभी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ओपन हो रहा है, तो ओपन हो जाएगा, हाँ बाद में सब करेंगे। पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि जी परफॉर्मेंस जो नए कलाकार है, जो बच्चे हैं, वो तो ठीक है, चलो फेसबुक में थोड़ा कुछ डाल देते हैं ऐसे। पर जो प्रोफेशनल है उनको मतलब कैसे इसको संभालना है कि दूसरों को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं या तो सिखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर वो कहाँ तक उसको आगे जाना है या कहाँ उनको नहीं। ऐसे अगर ट्रेंड बन जाए ना, तो बाद में तो मतलब लोग हॉल में लाना, मतलब ऑडिटोरियम में लाना या तो खुद क्लास पे ला के सिखाना, इसका क्या मतलब क्या हो सकता है, मतलब इसके बारे में नहीं नहीं, तो बहुत बहुत अच्छी इस समय जो चल रहा है, इस समय कई सारे ऐसे विद्वान लोग हमारे फेसबुक में आ रहे हैं जिनको सुनने का हम लोगों को मौका भी मिल रहा है, और बिल्कुल उनके बिल्कुल। जरिए बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है कि सबकी भावनाओं को, क्योंकि अब जिस समय इंसान अपने काम में लग जाता है तो दूर दूर तक हम लोग किसी से मुलाकात नहीं कर पाते, लेकिन आज कितने लोग ऐसे हमारे फेसबुक में आते हैं जिनको सुनने से ही इतना आनंद आता है, उनकी भावनाओं के, उनकी सोच के, उनके विचार को सुनने को बहुत मिलता है। तो उससे भी बहुत अच्छा, हम ये बड़ा अच्छा हाँ हम हाँ, लोगों को सीखने को लिए मिल रहा है सीखने अपने आप को, बिल्कुल बिल्कुल। को। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो सब हुआ, बातों बातों में कितने कैसे टाइम बीत गए तो पता ही नहीं चला। पर आप जब हाँ है तो आपके मतलब मुंह से कुछ कविता या कुछ भी बिना सुने, क्योंकि मैं तो डांस के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। पर कोई एक टुकड़ा या तो कविता, कुछ भी आपको जो मन चाहे, अगर आप वो आशीर्वाद के रूप से हम सबको देंगे मैंने तो अच्छा मैं लगेगा। आपको दिखाना चाहूंगा। मैं अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे परिवार के अंदर में साहित्य का बड़ा एक जगह रही है शुरू से। महाराज जी ने, हमारे पिताजी ने कम से कम ऐसे में, मतलब मैं तो गिनती नहीं गिना है, वृंदादीन महाराज जी का फिर भी हम लोग सुनते रहते हैं कि 5,000 से ज्यादा छुट्टियां उन्होंने सब लिखी हैं। महाराज जी तो अनगिनत है अभी, मतलब मुझे उनका तो पता, काउंटिंग ही नहीं मालूम। तो उनका तो कलम उठता है तो रोज ही वो 4 कविताएं और 4 ठुमरी लिख देते हैं उठा करके। उसी प्रयास में हम लोग, मैं भी थोड़ा लगा रहता हाँ हूँ। हाँ, आपका और तो मैं चाहता हूँ, और मैंने इस समय तक करीब शायद 250 से ज्यादा रचनाएं कर दी हैं। और यहाँ तक कि मैंने एक रामायण भी अपने शब्दों में, मैंने रामायण लिखी, लघु रामायण करके लिखी, और उसका मंचन भी मैंने कर दिया है स्टेज पे। और ईश्वर की कृपा से बड़ा आपको पसंद आया वो चीज। तो मैं एक चीज सुनाना चाहता हूँ। जैसे आप तुमने भी सुना होगा कि हमारे विद्याधीन महाराज जी ने, निरतत ढंग है बहे पवन मंद सुगंध शीतल, बंसी बट तट निकट जमुना, वृंदावन की लक्ष्मण कुंज गीत जो हाँ, लक्ष्मण गीत, हाँ लक्षण गीत है। हाँ तो कथक को लेकर के मैंने भी एक चीज लिखने की कोशिश की है, तो मैं थोड़ा सा वो सुनाता हूँ और एक आध चीज मैं जो है वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये भी, इसको मैंने, ये मेरी किताब है, ये दिख रही होगी शायद। हाँ हाँ हाँ, आपका तस्वीर, हाँ
हाँ हाँ, तो ये माधुर्य करके मेरी किताब है, जो मैं अपनी माँ को मैंने समर्पित किया था। और मेरी माँ अभी के अभी नाम जो पे मैंने, उनके नाम पे जो प्रोग्राम किए थे उसमें ये रिलीज किए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये हाँ हमारा पहला हाँ प्रोग्राम था जो हमने अपनी माँ के नाम से शुरू किया हाँ है। हाँ हाँ अ, हाँ हाँ, वो फेसबुक में तो देखा था। फेसबुक का ये असर अच्छा है, सबको सब कुछ पता चल जाता है। हाँ पढ़िए तो भैया। कथा का वर्णन करके मैंने लिखा है, मैं सुना देता हूँ कि कथा कहे सो कथिक कहावे, नृत्य नृत्य संग नाट्य दिखावे, ताल विलंबित मध्य द्रुत गति, ध्यावे जाति लय और यति, हाव भाव अनुभाव दिखावे, संचारी के रूप बनावे, ठाठ आमद तोड़े ले तिहैया, कवित प्रमीलु परण करैया, गत निकास गत भाव बनावे, पद संचालन मन हो लुभावे, कोटि कोटि कर दास प्रणामा, गुरु चरणन को शीश नवावा, रहे सरोचित ध्यान लगावे, सदा रहु रत कथक बखा। ये कथक के बारे में मैंने पूरा वर्णन किया है इसके अंदर में। और मैं अपने हर कविता ठुमरी में या कविता में दास करके अपना नाम लिखता हूँ, दास करके। मैं उसको एक चीज और भी कविता सुनाना चाहूँ। हाँ क्या बोल रहे? जो लास्ट में जहाँ जैसे कि महाराज जी ब्रिजेश्याम या तो बिंदा सुनो ऐसे जो। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं दास गौरचंद जी करके का, लिखता हाँ हूँ। गौरचंद जी का, हाँ। हाँ, तो एक बार सखियों में राधा में मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति तो बहुत है। तो एक बार हमारे जो 7 स्वर, जो भगवान कृष्ण के बंसी के अंदर में जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये भी एक नायिकाएं हैं। सब जो स्वर हैं वो सब नायिका हैं। षडज ऋषभ गंधार पंचम मध्यम धैवत निखार। तो ये सब सखियां जो हैं आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि सारी सखियां तो कृष्ण से लिपटी रहती हैं, उनसे इतना प्रेम करती हैं। राधा भी प्रेम करती है, मीरा भी प्रेम करती है, हम भी कृष्ण को प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे प्रेम जो है, और कृष्ण जो हमेशा अपनी बंसुरी को अपने कमर में खोसे भी रहते हैं, हमें भी उनसे प्रेम। और आज हम बताते हैं कि हम उनसे कैसे प्रेम करते हैं। तो आपस में सब बातें कर रहे हैं। तो क्या बात होती है कि सा कहे, जो सा है कहती है, सा कहे सांवरे की श्वास बन जाऊं मैं, सा कहे सांवरे की श्वास बन जाऊं मैं, रे कहे रंग पीतांबर अंग अंग सज जाऊं मैं, ग कहे गुछ बन मोर मुकुट बिराजू मैं, ग माँ कहे महक बन कस्तूरी सी लिपट जाऊं मैं, प कहे पाजेब बन पग में बंध जाऊं मैं, धा कहे धुन बंसी की बन मधुर स्वर सुनाऊं मैं, और नी कहे नींद बन आंखों में सिमट जाऊं मैं। तो ये मेरी कविता मैंने स्वर को लेकर लिखी। इस प्रकार से बहुत सारी कविताएं हैं। तो अगर टाइम है तो मैं एक आध चीज और सुना देता हूँ। नहीं अभी तो टाइम खत्म, मतलब अब पर मैं तो चाहूंगा दोबारा हम लोग डेफिनेटली ये सब शुरू मतलब सुने, और क्योंकि ये चर्चा और ये जो दिशा है ये सबके लिए, मतलब ये नाम तो आप सब जो बड़े गुरु है, हमारे जो सब सीनियर्स गुरु सब है, तो आप लोग जो रास्ता दिखाएंगे ये सिर्फ मतलब हम लोगों के लिए नहीं, जो पूरा इसको जो आगे बढ़ा के लेके जाएंगे इन सब के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए तो मेरा ये मतलब मैंने कोशिश की कि एक बातचीत के द्वारा सबको ये जो रास्ता दिखे। तो जी बस जी जी, बस और मेरा सबसे बड़ी बात। प्रणाम प्रणाम। हाँ, तो ये आने के लिए, और बस और जल्दी जल्दी ये पूरा लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाए और हम सब वापस मंच पे आ जाए, क्लास में आ जाए, तो बस उसी एकदम एकदम। से और मैं बहुत 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 शुभकामनाएं तुमको भी है, और आपके गुरु माँ को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। तो वो तो उनके साथ मेरा हार्ट मतलब 41-42 साल हो गया, पूरा पूरा एक बार भी कोई मतलब उसमें कोई छेद नहीं पड़ा। वो जो जर्नी है अरे वाह। उनके साथ
एकदम मतलब माता पिता जैसे, माँ की जैसी है। बहुत बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर है। यही यही असली गुरु शिष्य परंपरा है। बस, ओके भैया, प्रणाम।